जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीट 2021 में मैंने कौन कौन सी किताबें, नोट्स या ऑनलाइन क्लासेस ली थी जिनके कारण मेरा स्कोर 137 रहा था और कौन कौन सी मेरे से कमियां रही थी जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये गाइडेंस और पूरी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो है, इसको पूरा जरूर देखना। और आप सच में इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो ये वीडियो होगी वो वैल्यू फॉर टाइम होगी, आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूँगा, बिल्कुल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा जो टीचिंग का करियर रहा है बीएड के बाद 2014-15 में मेरी बीएड हुई, उसके बाद जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है अपने टीचिंग करियर में ऐसे बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैंने भी देखे हैं जिनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस और जो कंटेंट की सही ऑथेंटिक और जो रिलेवेंट अपने एग्जाम के रिलेवेंट और ऑथेंटिक और एक प्रॉपर अगर उसके पास कंटेंट ना होने के कारण वो उतना बेहतर स्कोर नहीं कर पाते जितने करने की वो काबिलियत रखते हैं। और इसी अभाव को दूर करने के लिए आज ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है जहाँ पर हर कोई दूसरों की कमियों से उनके गुणों से सीखता है। तो चलिए आज अपने बारे में मैं थोड़ा बताने वाला हूँ कि किस प्रकार मैंने तैयारी की, कौन कौन सी किताबें पढ़ी, सबकी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं मानता हूँ मैं साइंस मैथ मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन इसके बाद भी मैथ साइंस के अलावा एसएसटी से भी जो भी मेरे साथी थे जिनका स्कोर अच्छा रहा अपने सब्जेक्ट में, उनसे पूछकर मैंने भी कोशिश की है कि उनसे रिलेटेड लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड सभी का बताने की कोशिश करूं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और सच में आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता हूं। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, मैं बात करता हूं 2000, आप जानते हैं 2015, 18 और 21 तीनों ही रीट मैंने दी थी। 2015 में जब 2014-15 में मेरी 1 साल की जब बीएड हुई थी, उस समय 1 साल की होती थी, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीट 2015 वाला। उसके लिए मैंने प्रयास कोचिंग है सीकर में, वहाँ पर मैंने तैयारी की थी। लगभग 4 महीने मेरे जो वहाँ पर लगभग कोर्स ही कंप्लीट हो पाया था, कोचिंग ही कंप्लीट हो पाई थी। फरवरी में हमारा एग्जाम था, समय कम मिला था लेकिन एक अच्छी गाइडेंस के कारण एक अच्छा स्कोर उसमें भी कर पाया था। 109 मेरा स्कोर था उसमें, लेकिन उतना बेहतर टाइम नहीं मिल पाया जिसमें अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सके। तो मुझे उस एग्ज़ाम से एक बात सीखने को मिली कि अगर लास्ट टाइम में हम सिर्फ किसी कोचिंग के अंदर बैठे हैं या कोचिंग कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोचिंग करने के बाद भी हमें कम से कम 2-3 महीने चाहिए जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, टेस्ट सीरीज निकाल सके, क्योंकि एग्जाम का माहौल और अपनी तैयारी का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हम कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है, उसके बाद भी जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, जो 2021 वाले एग्जाम में मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। 2018 के अंदर बात करूँ तो उसमें भी देखिए 2015 और 18 का लेवल एग्जाम का काफ़ी अच्छा था स्कोर मेरा। हालांकि इसके मुकाबले देखें तो बहुत कम लगता है, लेकिन उस एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर बात करें कि उसके मुकाबले उसका इस एग्ज़ाम का 2021 का लेवल बहुत कम था। इसके कारण ही उनमें मेरा जो 2018 में 118 स्कोर रहा था। 4 महीने फिर से मैं सीकर गया था, रूम लिया था मैंने, किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग नहीं की। हालांकि कलाम कोचिंग में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी टॉपिक वाइज, वो मैंने अटेंड की, जिसके कारण मेरा एक स्कोर में काफ़ी, मैं कह सकता हूँ, इजाफा हुआ है। क्योंकि टेस्ट सीरीज देने से मेरे अंदर जो एग्ज़ाम माहौल का जो डर था 2015 के अंदर, वो मेरा दूर हुआ। तो आप सभी के मैं यही सजेशन करूंगा कि आप भी किसी न किसी प्रकार की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकेगी। आपका जो एग्जाम हॉल का डर है वो दूर होने का एक यही तरीका है कि आप ऑफलाइन जहां भी पॉसिबल हो सके टेस्ट देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं 2021 की, कि 2021 में मैंने तैयारी अपने घर पे ही रह के की थी। लॉकडाउन का समय था, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी लंबे साल से तैयारी करवा रहा हूँ लोगों को, जिसके कारण कभी मुझे टाइम नहीं मिला इस चीज़ का कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकूँ। 2021 में भी मैं तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन लॉकडाउन के कारण एक फिर से मौका मिला कि फिर से एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूँ। 2015 और 18 में पहले से ही अच्छी तैयारी थी, घर पर तैयारी की, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे ज़्यादा मेरी जो तैयारी थी वो ऑनलाइन की थी मैंने, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशंस के माध्यम से, और खास करके जो किताबें मैंने पढ़ी है 2021 में, अब उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। देखिए, साइकोलॉजी लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो, एसएसटी हो या साइंस में, तो सभी के लिए कॉमन थी, 30 नंबर की आती थी। और इसके अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो बुक है मैंने जो सबसे ज़्यादा पढ़ी है। देखिए साथियों, एक बात, इस बुक को आपने नाम सुना होगा, अमनी पब्लिकेशन, धीर सिंह दाबाई सर की किताब है। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे सच में लगा कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो और कहीं मुझे नहीं मिले, एग्जाम के रिलेवेंट है और ऑथेंटिक मैटर मुझे लगा, और साथ ही साथ इस एग्जाम के लिए मुझे सफिशिएंट लगा कि ये पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेक्शन साइकोलॉजी के बेस पर नहीं रहेगा। इसके अलावा इस बुक के जैसे ही मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे यही कहा कि इस बुक में जो मैटर दिया हुआ वो हमें समझ में नहीं आता। इस बुक को लेकर ये काफ़ी मुझे देखने को मिला है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अवनी वाली जो मैटर है वो हमें समझ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, इसमें मतलब सन ज़्यादा दे रखी है, इसमें वैज्ञानिकों के नाम है, परिभाषाएं ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि इसमें सारा कचरा डाल रखा है, कोई खास मैटर नहीं है। ये उनका एक सोच थी उनकी। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि इस बुक को समझने के लिए आपको एक साइकोलॉजी का एक अच्छा बेस, आपके पास एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और उसके लिए मैंने एक पहले बुक पढ़ी थी। जैसे मेरे पास देखिए साथियों, मैं हमेशा ही मानता हूँ सबसे अच्छा मैटर आपके सेल्फ जो खुद के लिखे हुए नोट्स होते हैं उनसे बेहतर कुछ नहीं होता।
प्रयास कोचिंग में जो मैंने नोट्स बनाए थे वो नोट्स आज तक मुझे एज इट इज़ पेज वाइज भी याद है कि इस साइड में पेज पर ये बात यहाँ पर मैंने ये लिखी थी, क्योंकि टीचर को हम सामने देख रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं और घर पे जाके उसको रिवाइज कर रहे हैं। वो जो एक प्रोसेस है वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाती है। किताबों में जो लिखी हुई बात एज इट इज़ हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो वो एक बार में याद नहीं होती। एक ही बुक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है 10 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय। इसलिए मैंने भी कोशिश यही की कि कम से कम चीज़ पढ़ूं, मैटर थोड़ा ऑथेंटिक पढ़ूं, लेकिन एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो और वो एक ऑथेंटिक मैटर हो। तो साथियों, ये बुक पढ़ने से पहले मैं आपको सजेशन करूंगा, वंदना जादौन मैम की एक बुक आती है प्रभात। उसकी लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही ईजी है, आप एक बार उसको पढ़ोगे तो उसके बाद अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो आपको मैटर में, कंटेंट में कहीं ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है और इसमें बातें, वो ज़्यादा बातें जो है, जो कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है एक बच्चे को, वो ज़्यादा मैटर आपको इसमें मिलेगा। और वंदना जादौन मैम की जो बुक है उसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि कोई भी जो कंटेंट है, किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत है, कोई भी चीज़ दे रखी है, उनको समझने की आसानी हो रहेगी प्रभात वाली। तो वो बुक आपको मैं सजेस्ट करता हूँ। ये 2 बुक है। इसके अलावा 11th और 12th बुक की जो RBC की बुक आती है मनोविज्ञान की, उनमें आप जो अपने टॉपिक लगते हैं वो थोड़े बहुत उनमें देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई ऐसा मैटर है जो इसमें नहीं दे रखा हो। तो ये बुक मैं सफिशिएंट मांगता हूँ मनोविज्ञान के लिए, जो आपका एक अच्छा स्कोर बना सकती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हिंदी विषय की। चूँकि रीट में मेरा जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, हिंदी के लिए एक मस्ट बुक जो आपके पास डेफिनेटली होनी ही चाहिए वो ये है 9th से लेकर 12th तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक आती है। इसमें सारा वही मैटर है जो आपके रीट लेवल फर्स्ट में या रीट लेवल में खास करके आपके जो मैटर दिया हुआ है। लेवल फर्स्ट के लिए हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं मानता हूँ इस बुक को। इसके अलावा एक बुक और भी मैं लेकर आया था, हालांकि क्योंकि काफ़ी नाम सुना था आपने भी, जैसे राघव प्रकाश सर का आपने नाम सुना है, तो ये बुक मैं लेकर आया था अपने जो सामान्य विज्ञान की राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये रीट के लिए एक सफिशिएंट बुक, हालांकि बुक बहुत अच्छी है, अच्छी तैयारी करने के लिए, SI की तैयारी कर रहे हो या बड़े लेवल की कोई भी आप पटवारी वगैरह की में इसमें हिंदी अच्छी आती है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अच्छी बुक है। रीट का जो मैटर है उसके लिए थोड़ी सी हाईवी हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मेरा मानना है ये आपके लिए सही नहीं रहेगी। इसका मैटर, इसमें संधि, समास, पर्यायवाची वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन और भी जो छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए नवीन हिंदी व्याकरण है वो काफ़ी सफिशिएंट है आपके लिए। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। साइकोलॉजी के लिए भी मैं बताऊंगा, साइकोलॉजी के लिए जैसे फर्स्ट रैंक की ऑब्जेक्टिव बुक आती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थ्योरी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं और फर्स्ट रैंक की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की शिक्षण वीडियो के लिए मैंने एक बुक चुनी थी सर्वोत्तम, हो सकता है आपको मिले या ना मिले। इसके अलावा एक एस मंगलम की जो बुक थी वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, उसकी ऑब्जेक्टिव बुक ली थी और ये थ्योरी की एक बुक ली थी जिसमें जो मैटर है हिंदी से संबंधित। आप जानते हैं हिंदी में 30 में से लगभग 15% सिर्फ शिक्षण वीडियो के आते हैं, और ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा एस मंगलम जो बुक आती है वो भी काफ़ी अच्छी है टीचिंग मेथड्स के लिए, सबसे बेस्ट मैं बुक उसे मानता हूँ टीचिंग मेथड के लिए। कई जैसे साइंस मैथ्स के लिए भी या SST के लिए भी काफ़ी जितना भी मैंने कोशिश की, ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। और एक प्रॉपर एक गाइड लेना चाहते हैं कि एक गाइड ले हम, तो लक्ष्य की गाइड मैं सबसे अच्छी मानता हूँ जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है और गाइडों को देखकर। मैंने भी एक गाइड ली थी, जैसे मैं जहाँ पर पढ़ाता था वहाँ पर हमारे पास कई सैंपल आते थे, अलग अलग जो आते थे लोग अपने अपने पब्लिकेशन की जो बुक्स लेकर आते थे, तो उनको मैंने काफ़ी एनालाइज किया। एक बुक और भी है जो मैं आपको बताऊँगा साइंस मैथ्स के अंदर खास करके, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो वीडियो को मुझे पता है अभी तक वीडियो में वही रुका हुआ है जो सच में चाहता है कि मैं भी किसी और से देखकर कुछ अच्छा सीखूं और अपना स्कोर और बेहतर करूं। साथियों, ये सभी वही बुक मैं बता रहा हूं जो पर्सनली मैंने पढ़ी है, और आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट में हिंदी में मेरे 30 में से 30 नंबर थे और मैं ये मानता हूं। इसके अलावा साथियों मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ यही बुक नहीं पढ़ी थी मैंने, इसके अलावा मेरे पर्सनल जो नोट्स थे जो मैंने अपनी कोचिंगों से बनाए और साथ में यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशंस पर जो टीचर्स के द्वारा मैंने पढ़ा है, जिस भी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हुई मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी अपनी ऑनलाइन की है। हर टॉपिक को यहाँ से पढ़ने के साथ साथ में किसी टीचर से, अच्छे जो एक एक्सपर्ट टीचर हैं जो ऑथेंटिक मैटर बता रहे थे, उनको साथ साथ में देखने की मैंने कोशिश की, जहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ, और बुक्स में देखने के बाद वो चीज़ें मैंने खुद एनालाइज की। उसके बाद तीसरा मैंने जो काम किया वो थे ऑब्जेक्टिव पर्सन। आप कंटेंट कितना भी पढ़ लीजिए, बिना ऑब्जेक्टिव पर्सन के वो कंटेंट है आप उसको प्रैक्टिकली उतार नहीं पाओगे एग्जाम के समय। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना प्रैक्टिकल, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरी जो सेकेंड लैंग्वेज थी वो थी हिंदी। एक बात इसमें और बता देता हूँ मैं कि हिंदी के अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज थी मेरी थी इंग्लिश। इंग्लिश के बुक्स के लेकर मेरे दिमाग में काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि इंग्लिश का मैंने काफ़ी कोशिश की, अलग अलग दुकानों पर भी गया, काफ़ी बुक्स देखने की कोशिश की, लेकिन इंग्लिश की कोई भी ऐसी बुक नहीं मिली मुझे जहाँ पर एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाए। इसलिए हाँ, एक बुक जरूर थी जो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ थोड़े बहुत कुछ ग्रामर के टॉपिक है उनसे मैं कर सकता हूँ, वो थी सीखवाल की बुक। सीखवाल की बुक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थे, लिंकिंग डिवाइस थी, मॉडल्स थे, ये कुछ टॉपिक ऐसे थे जो ग्रामेटिकल थे वो तो अच्छे से हो गए,
लेकिन जब बात आई लिटरेचर टाइप की, सिमिली, मेटाफर वगैरह, जो पर्सोनिफिकेशन, इनके जो पढ़ने की बात आई तो मुझे किसी भी बुक में इतना अच्छा मैटर नहीं मिला। इसलिए मैंने कई वीडियोस देखे अलग अलग टीचर के, खास करके जैसे उत्कर्ष के भीषम सोनी जी सर हैं, उनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ में एग्जामपुर के एक सर, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो प्ले लिस्ट में मैं आप जितने भी टीचरों के नाम बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा प्ले लिस्ट के अंदर उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनकी प्ले लिस्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आप भी उनकी वीडियो देख सकें और आप भी कोशिश करें। काफ़ी अच्छा वो समझाते हैं। एग्जामपुर के एक टीचर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे डिटेल के अंदर मैटर करवा रखा था। चाहे टीचिंग मेथड का हो, मैराथन क्लास भी ली थी, तो मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सनों की मैराथन क्लास लूँ, ताकि अच्छे से कंटेंट समझ में आए। तो ये सीखवाल बुक हालांकि अच्छी है, लेकिन ग्रामर के बेस पर है। लिटरेचर का जो टॉपिक्स है, देखिए, हालांकि सबसे अच्छा मुझे लेवल सेकंड में एक बात लगी मैथ इंग्लिश के अंदर, इसका मैटर इतना छोटा है, मात्र एक दिन में आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो। इंग्लिश का इतना छोटा सिलेबस है। चाहे टीचिंग मेथड की बात कीजिए, हाँ, ये ग्रामर के जो टॉपिक है इनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन दूसरी और तीसरी यूनिट जो है लिटरेचर की, वो इतनी छोटी है, आप मात्र 2-3 घंटों में पूरा पढ़ सकते हो। और मैं भी कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, जो मैंने कई वीडियोस देखकर जो कंटेंट जुटाया था, खास करके इंग्लिश को लेकर, कोशिश करूंगा रीड के पात्रता से पहले इस कंटेंट को डालने की कोशिश करूं, ताकि आप भी अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज कर सके। काफ़ी अलग अलग जगह से मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था इस चीज़ को लेकर, जो भी टॉपिक से पर्सन आ सकते थे। आप भी देखते हैं कि इसमें जो लेवल सेकंड के अंदर इंग्लिश में खास करके ऐसे ऐसे पर्सन आए थे, जैसे ब्लैक वर्ड्स क्या है। अब ये चीज़ें आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी बुक्स के अकॉर्डिंग, ये बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लेवल सेकंड इंग्लिश का पेपर देखना, काफ़ी अच्छे लेवल का आया था इस बार भी, लेकिन उसमें भी मेरे 28 मार्क्स थे। 2 नंबर मेरे कटे थे। इडियम्स और फ्रेज ऐसा टॉपिक है जो कहीं से भी आ सकता है, उनका कोई भी हम बता नहीं सकते कि इस बुक से पढ़ लीजिए और कितना पढ़ लीजिए। पर्यायवाची विलोम शब्द जैसे होते हैं, वैसे इनका कोई अंत नहीं है, अपनी किस्मत की बात होती है। जो पढ़ा हुआ वो आता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता। और रही बात फेनेटिक जो टॉपिक है, फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उसका भी आपको कंटेंट मैं कोशिश करूंगा। बोर्ड की किताब से मैंने वो टॉपिक पढ़ा था और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी, इसके कारण इंग्लिश में भी 28 जो मेरा स्कोर रहा था वो उसके कारण रहा था। नेक्स्ट अगर बुक की बात करें, इंग्लिश के अंदर मेरे फ्रेंड का एक जो है, उससे मैंने कोशिश की थी, ग्रामर के कुछ एक टॉपिक्स है, स्टार इंग्लिश क्लासेस नाम से कोई कोचिंग थी, उनके ग्रामर के संबंधित या फिर जितने भी प्रैक्टिस से संबंधित मैंने कुछ नोट्स उनसे लिए थे, तो काफ़ी अच्छे ये भी मेरे लिए रहे। इसके अलावा बात करें साइंस मैथ्स की, साथियों, साइंस मैथ्स, मैं साइंस का तो मेरे ये है साथियों, 2015 में जब मैंने रीट दी थी, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज़ का मैं टीचर बनने जा रहा हूँ, उस चीज़ का तो मुझे एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 6 से लेकर 12 तक पहले 1-2 साल पढ़ाया, उसके बाद ही मैंने तुरंत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस पढ़ानी शुरू कर दी। तो पिछले 5-6 सालों से मैं खुद साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो साइंस का मेरा बैकग्राउंड पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका था। इसके बावजूद भी इस बार जो मेरे साइंस में, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 30 में से 30 स्कोर कर लिया, उसका सबसे बड़ा कारण था जो गलती मुझसे हुई, जो मैं कह रहा था आपसे। पॉजिटिव बात के साथ मैं अपनी कमियां भी बता रहा हूं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने 6 से लेकर 10 तक की पूरी किताबें अच्छे से नहीं पढ़ी थी, जिसके कारण कुछ 1-2% ऐसे थे। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द था, जैव विविधता वाला शब्द है, शायद जैव तप्त स्थल वगैरह, ऐसा एक सब पर्सन आया था जो शब्द किसने दिया। अब डायरेक्ट ऐसे फैक्ट्स वाले ज्ञानात्मक पर्सन आए थे, ज्ञान वाला, जो जिसको आता था उसने कर दिया, और मेरा कभी पढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि हम कंपटीशन में कभी भी इकोलॉजी वाला या बेटर इतना कंपटीशन में आता नहीं है, तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया था। और दूसरी बात मेरी गलती ये थी कि मैंने 6 से लेकर 10 तक की किताबें नहीं पढ़ी थी। हालांकि एक बात है जो मैंने पढ़ी थी, उसमें ये है कि किसी भी टॉपिक में मुझे लगा कि इसमें मुझे लगता है कि और भी बेहतर पढ़ना चाहिए, 6 से 10 तक के अलावा मैंने कोशिश की, जैसे अपने ह्यूमन सिस्टम है, कोशिका का टॉपिक है, ये बहुत से टॉपिक ऐसे हैं। 11th और 12th की जो बुक आती है RBSc की, ये सबसे अच्छी किताबें हैं। 6 से लेकर आप 10 तक पढ़िए, लेकिन जो टॉपिक आपके लगते हैं रीड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 11th और 12th की बुक से एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें इतना अच्छा मैटर है, आपको कोई भी गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप गाइड लेना चाहते हैं साइंस के अंदर, तो लक्ष्य की गाइड अच्छी आती है। इसके अलावा हमारे पास, जैसे हमारी कोचिंग में एक सैंपल के लिए आए थे, संजीव की एक गाइड थी, काफ़ी अच्छी मुझे पर्सनली लगी। साइंस का मैटर इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा था, साइकोलॉजी भी काफ़ी डिटेल में, अंदर इतनी डिटेल में साइकोलॉजी या तो मैंने पीडी पाठक में देखी थी। पीडी पाठक भी हालांकि कभी कभी मैं पढ़ लेता था जब मुझे लगता था कि कहीं किसी बुक में मुझे कोई मैटर सफिशिएंट नहीं लगता, थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन वो काफ़ी मोटी किताब आती है और इतना डिटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। इस बुक में साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत देखी थी, ऑब्जेक्टिव पर्सन काफ़ी अच्छे थे। साइंस के लिए मुझे सबसे अच्छी किताब लगी थी ये मेरे पर्सनली, अगर RBSc में 6 से RBSc और NCERT की जो 6 से 12 तक की बुक है, उनके अलावा दूसरा अगर प्राथमिकता मैं दूंगा तो इस बुक को, संजीव की जो गाइड थी, जिसमें मैथ्स और साइंस काफ़ी अच्छी थी। मैथ्स की तो इतनी अच्छी नहीं कह सकता, मैथ्स के लिए सबसे अच्छी गाइड मुझे लगी वो थी लक्ष्य की किताब। लक्ष्य में पूरे टॉपिक वाइज दे रखे थे, आप अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, उनमें अलग अलग पूरे केस दे रखे थे, फर्स्ट सिंपल से लेकर हार्ड तक, और काफ़ी अच्छे उसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन थे, ताकि आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। दूसरी बात, मैथ्स के लिए मैं आपको दूसरा सजेशन दूंगा
मैथ्स के लिए फर्स्ट आप प्राथमिकता दीजिए, आप जितना भी कंटेंट है वो पहले कोशिश कीजिए आप किसी टीचर से अच्छे से सीखें, क्योंकि देखो मैथ्स ऐसा विषय, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ। 2015 के बाद जब मैं कंपटीशन में उतरा तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, वो थी साइंस की। हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथ्स मेरे लिए अनजान थे, मैं बिल्कुल इन चीज़ से अनजान था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैथ्स का मेरे भी दिमाग में बहुत बड़ा डर था कि मैथ्स में ये शुरुआत में जो आते हैं, जो अपनी टॉपिक जितने भी आते हैं वो मुझे भागांक करनी, ये जितने भी थे अपने गुणनखंड समीकरण, इनमें थोड़ा डर लगता था मुझे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जो यूट्यूब पर अच्छे टीचर्स थे, जो एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा उन पर मैंने टीचर से पढ़ा और मैंने कोशिश की, कंटिन्यू उनकी वीडियोस देखता गया, खुद कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। इसमें अगर बात करें लक्ष्य की बुक, सेकंड आप माथुरिया की बुक आती है इसके अंदर, मैथ्स के अंदर, जो काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें भी आपको अच्छे टॉपिक्स मिल जाएंगे, अच्छी डिटेल के अंदर मैटर मिल जाएगा जो अपने रीड के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे लेवल की तो RS अग्रवाल की बुक आती है, वो थोड़ा सा लेवल जरूर है उसका, लेकिन आपके लिए, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगी वो किताब। नेक्स्ट अगर बात करूं तो साथियों, हाँ, साइंस मैथ्स के लिए इस बुक को मैं जरूर प्रेफर करूंगा आप सभी को लिए, कि अपनी फर्स्ट रैंक की एक बुक आती है NCERT की 6 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसके अलावा सार संग्रह की हेराल्ड की और फर्स्ट रैंक की किताब भी आती है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने भी वो पढ़ी थी, सार संग्रह, ताकि लास्ट समय में आपके पास इतना समय नहीं होता कि 6 से लेकर 10 तक की सारी किताबों को रिवीजन एक कम समय में कर सके। तो उसके लिए मैंने हेराल्ड की एक बुक आती थी, उसमें NCERT का 6 से लेकर 10 तक और 11-12 के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो उसमें डिटेल में दे रखे थे। उनकी PDF में कोशिश करूँगा, अपने इजी साइंस नाम से टेलीग्राम है उसमें प्रोवाइड करवाऊँ आपको, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 6 से लेकर अपने जो 10 तक की किताबों में जो NCERT की किताबें हैं, क्योंकि देखिए इस पर भी डिस्कस करेंगे, NCERT की किताबें पढ़ी हैं, RBSC की, इस पर पहले वीडियो भी बनाया था, लेकिन आज डिटेल से इस पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दूसरों से अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की, तो ये कुछ किताबें हैं जो टीचिंग मेथड से संबंधित मैंने चुनी थी। सबसे पहली किताब है एस मंगलम की, जो मैं आपको बता रहा था। एस मंगल की बुक आती है, दोनों में आती है, डिस्क्रिप्टिव भी आती है और ऑब्जेक्टिव भी आती है। ये ऑब्जेक्टिव बुक थी जो मैंने ली थी, काफ़ी अच्छी लगी। डिस्क्रिप्टिव भी इसकी काफ़ी अच्छी बुक आती है। टीचिंग मेथड के लिए आपको कहीं भी कोई डाउट लेने की जरूरत नहीं है, आप एस मंगल की किसी भी सब्जेक्ट की किताब ले आना, काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। और रही बात डिस्क्रिप्टिव में, ये किताब भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका आप देख सकते हो मोटाई, इसमें सभी सब्जेक्ट की, हिंदी की, इंग्लिश की और साइंस में सभी की टीचिंग मेथड्स एक साथ इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं और काफ़ी अच्छी डिटेल के अंदर मैटर है इसके अंदर, और काफ़ी मुझे लगा कि सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए, और रियल में साबित हुआ। टीचिंग मेथड में 2018 हो या 21 में हो, टीचिंग मेथड से संबंधित मेरे ज़्यादा प्रश्नों में कोई भी ज़्यादा ऐसा देखने को नहीं मिला कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम होती है, उनका देखिए सबसे बड़ी प्राथमिकता उसको दीजिए कि आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, बुक से पढ़ने की बजाय उसे पहले किसी टीचर से समझने की कोशिश ज़रूर करें, ये मेरा पर्सनल मानना है। और इसके अलावा आप एक किताब थी जिसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ये किताब ली थी, उसका पैसा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैंने घटिया पैसा इसी में लगाया है। हालांकि मैं किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें साइंस मैथ्स के लिए मैंने अरिहंत की एक बुक ली थी जो काफ़ी गलत ली मैंने, इसमें कुछ भी कंटेंट एकदम घटिया कंटेंट दे रखा था। और इसके अलावा बात करें, ये एक पुरानी बुक थी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे दी थी, RTET का समय उसने तैयारी की थी, काफ़ी अच्छा मैटर आज भी इसमें मुझे लगता है कि इस टाइप का मैटर उस समय दे रखा था, तो काफ़ी अच्छी ये बुक मुझे लगी। तो इसलिए मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा, साइकोलॉजी के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी ऐसे अवनी पब्लिकेशन को, साथ में प्रभात आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ सकते हो, या मैंने टेलीग्राम पर आपको एक बार वंदना जादौन मैम के कुछ PDF के रूप में हैंड रिटन नोट्स डाले थे। आप देखिए, मैंने भी यही किया था, कम समय में रिवाइज हो सके ऐसा कोई कंटेंट, कम कंटेंट पढ़ने की कोशिश करें। आप 10-15 किताबें एक साथ ले आओगे एक सब्जेक्ट की, तो एग्जाम के समय आपके दिमाग में ये रहेगा मैंने ये किताब नहीं रिवाइज की, वो किताब नहीं रिवाइज की। कंटेंट कम रखिए अपने आसपास, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो आप किसी टीचर से पहले समझने की कोशिश करें, हैंड रिटन उसके नोट्स बनाए आपके पास समय है तो, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को करने की कोशिश करें। इसके अलावा साथियों और हम बात करते हैं कि इसके अलावा और बात करूं जो रह गए हैं, देखिए इनका मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। संस्कृत के लिए, संस्कृत जिसका विषय है फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उनके लिए जो मैंने जितना जानने की कोशिश की, सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि जो साफल्यम कोचिंग संस्था भी है शायद, काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के टीचर्स, और संस्कृत कराने के लिए उनमें एक ही नाम आता है संस्कृत के लिए, साफल्यम कोचिंग। इसके अलावा 10th क्लास में एक बुक चलती है स्पंदना नाम से, वो बुक भी आप काफ़ी अच्छी है आपके लिए। और हिंदी देखिए सब लैंग्वेज के लिए या फिर साइंस मैथ्स के लिए, SST के लिए गाइड लेना चाहते हो तो लक्ष्य मुझे सबसे अच्छी लगी, मैंने पढ़ के देखी है वो। इसके अलावा बात करें गणित के लिए, मैंने आपको बता ही दिया गणित के लिए कौन कौन सी किताबें बेहतर हैं।
और रही सामाजिक विज्ञान की बात, देखिए एक बात बता देता हूँ, साइंस मैथ्स में 6 से 10th या 6 से लेकर 12 तक बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी और आरबीएससी की अगर बात करें तो साथियों आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी आरबीएससी को मत देखना। आपके सिलेबस में कहीं नाम दे रखा है, देखिए मेरा एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं पहले ये देखता हूँ कि मेरा एक टॉपिक है जैसे पाचन तंत्र, तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ आरबीएससी और एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की बुक में पाचन तंत्र कौन कौन सी बुक में दे रखा है। तो पहले एक पूरी लिस्ट बनाइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ये टॉपिक मुझे इस बुक में इतने नंबर चैप्टर में मिलेगा, और फिर कोशिश कीजिए टॉपिक वाइज पढ़ने का। आप ये देखते हो कि पहले मैं एनसीईआरटी की 6 पूरी करूँ, 7th पूरी करूँ, उसको पढ़ने की बजाय मेरा ये पर्सनल आपसे सजेशन है आप टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें। एक ही समय में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा कि हाँ सिलेबस कवर हो रहा है। अदरवाइज आप 6 से 10 तक की बुक पढ़ने के बाद भी आपको ये लगेगा कि नहीं मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ। टॉपिक वाइज पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ इस टॉपिक में मुझे कहीं से कोई भी चैप्टर से टॉपिक से पर्सन आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बात करें, हाँ शिक्षा मनोविज्ञान की, देखिए जो समग्र जो विवेचन एक आता है वो भी अच्छी है किताब। इससे थोड़ा सा उसमें अगर बात करें मोटाई ज़्यादा आती है और उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा चीज़ दे रखी है, इसमें फैक्ट्स ज़्यादा है। ये बुक काफ़ी है, सफिशिएंट है, मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छा मैटर मिलेगा आपको, और आपको मतलब साइकोलॉजी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी इस बुक के अलावा। और रही बात एक शिक्षण वीडियो की किताब आती है अपनी टीचिंग मेथड में, टीचिंग मेथड की एक हिंदी की किताब आती है अपने डॉक्टर आर.के. महिया नाम से, आर.के. महिया अवनी पब्लिकेशन की एक बुक आती है टीचिंग मेथड हिंदी के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी है। एस मंगलम की बुक अच्छी है। और ये कुछ किताबें मैंने आपको सजेस्ट की है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इतनी सारी किताबें के अलावा जो मेरे पर्सनल नोट्स थे। अब मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आपने जो आपके देखिए हमेशा ये मत देखिए कि कोई और आपको सजेस्ट कर रहा है ये किताब पढ़ लीजिए, तो आप जो पढ़ रहे थे पहले से अगर आपको वो समझ में आ रही है और आपको लगता है ये सफिशिएंट है, मेरे सब्जेक्ट है, मेरा जो एग्ज़ाम है उसके रिलेवेंट है, उसके अनुकूल है, तो फिर आपको कई अपनी किताबें बदलने की जरूरत नहीं है। किताबों में जो मैटर लिखा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें थोड़ा सा तरीका बदलना चाहिए बस पढ़ाई का। हमें किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इंग्लिश के लिए बिशम सोनी जी सर है, एग्जामपुर के एक टीचर है, उनसे मैंने पढ़ी थी। और एक चीज़ और है, कलाम कोचिंग जो है उनका यूट्यूब चैनल पर उन्होंने लास्ट में क्रैश कोर्स चलाया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उनका सारा क्रैश कोर्स मैंने लास्ट तक देखा था और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे थे जो काफ़ी टीचरों ने काफ़ी अच्छी डिटेल में करा रखे थे, लेकिन इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब निम्न स्तर का रहा, जिसके कारण जो डिटेल में चीज़ें पढ़ रखी थी उनके बाद भी बहुत सी बेसिक चीज़ें ऐसी होती है जो हम कवर नहीं कर पाते। तो वो क्रैश कोर्स में उन्होंने हर एक घंटे के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करा रखा है, तो उनकी शायद प्ले लिस्ट में वो चीज़ें मिल जाएगी, आप उनको भी ज़रूर देखना। चीज़ें डिटेल में हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, किताबें अलग अलग बहुत है मार्केट में, ज़्यादा गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैटर आपके लिए सूटेबल लगे, आपको जो चीज़ समझ में आ रही है, आप चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, किसी भी राइटर की हो, ऑथेंटिक है, आपके एग्जाम के अनुकूल है, तो आप उसको कंटिन्यू करते रहें। दूसरों के बातों में आकर आप ये मत कीजिए कि हाँ मैं इतने दिन ये पढ़ रहा था, अब उन्होंने ये सजेस्ट किया तो ये पढ़ लीजिए। हमारा यही कहना है, हमारे लिए सूटेबल है, जरूरी नहीं दूसरों के लिए भी वही बराबर हो। आपके पर्सनल नोट्स हैं, प्राथमिकता उनको दीजिए, फिर किताबों को दीजिए, और तीसरी प्राथमिकता दीजिए यूट्यूब पर या फिर जो एप्लीकेशंस है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, लेकिन यही है, मैंने पर्सनली उत्कर्ष का कोर्स ले रखा था उस समय, लेकिन ज़्यादा कुछ वहाँ पर नहीं पढ़ा मैंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई इन्हीं किताबों के माध्यम से और उनसे की, और यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। वहाँ पर उनका ये काम मुझे अच्छा लगा कि एक ही सब्जेक्ट को 4-5 टीचर करवाते हैं, आपको जिसका अच्छा लगे वो उनसे पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करा रखे थे, अलग अलग तरीके से जितना हो सका था, वैल्यू फॉर मनी थी वो चीज़, मैं उनको मैं गलत नहीं कह सकता, काफ़ी अच्छा उनका भी कंटेंट था। तो धन्यवाद, जय हिंद।